और दूसरा यहाँ से स्टार्ट होता है कि उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख प्रस्तावना वक्तव्य के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? तो ऑस्ट्रिया की। अब देखो ये मैंने कहा ना स्थान आपके पेपर में आता है। अब कोई ये मत पूछिएगा कि मैम हम कौन से यूनिट का प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है? तो हम देखो हम यूनिट कर रहे हैं यूनिट 6 इकाई 6 हिंदी उपन्यास, जहाँ की हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 200 तक का पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। क्लास लंबी हो सकती है पर बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 है कि किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद शाह लतीफ और बुल्ले शाह की आत्मकथा की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? आपको पता है जिंदगी नामा की बात हो रही है। देखो ये विषय है इसका कि किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों, ये पारंपरिक गीतों का जिक्र जहां हो रहा है, ठीक है, और साथ में पात्रों को लिया गया है, तो ये क्या हो गया आपका विषय से प्रश्न है। और ये कब आया था? नेट मार्च 2023 के प्रथम सत्र में आया था पेपर। अगला है 104 क्वेश्चन है कि मैला आंचल की स्त्री पात्र है कौन सी? विकल्प यहाँ दे रखा, ये भी आपका 23 तारीख का ही प्रश्न है, यानी कि अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा टाइप आप ध्यान देना, यदि ओल्ड पेपर में जाएंगे तो आपको कुछ दूसरा मिलेगा, बट मैंने यहाँ पे क्रम लगा दिया था कि फुलिया, आभा रानी, मंगला देवी, 3 4 5 ऐसे मैंने बहुत से सुधार किए थे पेपर के टाइम पे। जब मैं इसको प्रश्न को टाइप कर रही थी तो बहुत चीजें मैंने क्रम से भी लगाई हैं। ऐसा नहीं कि ओल्ड पेपर जैसा दिया था मैंने सेम ही रख दिया, थोड़ा सा ऑप्शनों को मैंने और भी सरल बनाया, ठीक है। 3 4 5 आप देख लो कहाँ पे है, और सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 3 4 5। अब ये भी कब कब का था आपका? वही 2023 का ही प्रश्न है। फिर तमस उपन्यास के पात्र हैं कौन से हैं? अब्दुल्ला बेग, हरनाम सिंह, देवदत्त, गिरधारी लाल, हयात बख्श होगा, ठीक है। एक चीज आपको पता है, यहाँ पे क्या पता है कि गिरधारी लाल जो है वो तमस का पात्र नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये झूठा सच का पात्र है। आप अभी आप लिख लो, आप ये कॉन्सेप्ट लिखो, गिरधारी लाल किसका? झूठा सच का पात्र है, ठीक है। और फिर आप लिखो कि अब्दुल्ला बेग जो है वो मानस के हंस का पात्र है। अब जब इन दोनों को हमने हटाया, ठीक है, इन दोनों को 1 और 4 नंबर को हमने हटाया, 1 नंबर यहाँ हमने काटा, 4 नंबर यहाँ हमने काटा। ये क्या बात हुई? कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ गड़बड़ है। 4 नंबर हमने यहाँ काटा और 4 नंबर हमने कहा यहाँ काटा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो क्या निकलेगा? हमारा निकलेगा करेक्ट आंसर कि 2 2 3 5 लिख लो कहीं पे, 2 3 5 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहीं पे जाके 2 3 5 आप लिख लो, कहीं पे लिख लो, 2 3 5 कहीं पे लिख लो, ठीक है। ये 4 4 है ना, टाइप मिस्टेक हुआ होगा, यहीं पे आप 2 3 5 लिख लो, हाँ ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। अब इसकी भी समझ देखो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ऑप्शन में नहीं है तो हम परेशान हो गए, रे भैया ये क्या हो गया, ठीक है। हम जब पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी भी समझ होनी चाहिए। चलिए, मानस कहांस उपन्यास की रचना में अमृतलाल नागर ने निम्न पुस्तकों से सहयोग लिया है, कौन कौन सी पुस्तक है? चलो कौन कौन सी, ये इसका जिक्र मैंने कितनी बार किया, कई बार इसका जिक्र मैं कर चुकी हूँ कि उन्होंने, एक तो आपको पता है कि उन्होंने काशी का इतिहास, लोकवादी तुलसीदास, तुलसी का मीमांसा, या तुलसी आधुनिक वातायन संग्रह, या अकबर। अब चलो इसका राइट आंसर आप बताओ, मैं काफी देर से पढ़े, आप पेज बुक नंबर बता दीजिए ना। अरे जैसे ही आप इकाई 5 में, तो वैसे भी जब इकाई 5 आप ओपन करते हैं तो इकाई 5 में ऑलरेडी एक बड़ा सा पेज मेंशन है, ठीक है, और उस पेज के अंदर ही आपको करना होता है इसको। जब जो भी मैंने अभी मतलब कि जितने भी मैंने आंसर करूं, 1 4 सभी लोग करिए, सभी मित्र आंसर करिए, सब लोग करिए आंसर। जब आप मेरा बुक खोलते हैं ना, जब वो बुक ओपन करते हैं तो ऑलरेडी बुक ओपन करने के बाद एक मैंने ऑलरेडी सामने एक पेज रखा है जहां पर मेंशन रहता है कि ये फला फला यूनिट है, ठीक है, कोई सा यूनिट स्टार्ट हो रहा है मैंने ऑलरेडी वहां पे रखा हुआ है। आ गया उत्तर सबका? सबका उत्तर आ गया? क्या उत्तर आया? कॉन्सेप्ट पे जाओ। जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने एक चीज कहा था कि किसका किसका, मैं आप लिख लो यहीं पे। मैंने कहा था कि जब मैं पढ़ा रही थी मैंने कहा था कि जब ये पुस्तक लिखते हैं तो डॉक्टर माता प्रसाद का ऐतिहासिक घटना के लिए काशी का इतिहास,
ठीक है। काशी का इतिहास लेते हैं, राहु सांकृत्यायन का अकबर लेते हैं और साथ में इन्होंने किसका, माता प्रसाद का तुलसीदास और उदय भानु का तुलसी काव्य मीमांसा लिया है। ठीक है। कथानक के लिए तुलसी काव्य मीमांसा आप लिख लो, कथानक के लिए तुलसी काव्य मीमांसा इन्होंने लिया। फिर इसमें तुलसी आधुनिक वातायन से बिल्कुल नहीं होगा। 2 नंबर तो आप बिल्कुल काट दो, कहीं पे आप ले रहे हैं तो किशोर भैया 2 नंबर काट दीजिए, तुलसी वातायन से कहीं भी नहीं है, काट दीजिए। आंसर पे क्यों जाते हैं आपको, ये तो मैं कितनी बार बताई हूँ, आंसर पे मत जाइए। ठीक है, उत्तर पे मत जाइए, केवल ये देखिए 2 नंबर पहले काटिए तुलसी आधुनिक वातायन से, 2 नंबर आपने काटा और जहां जहां 2 नंबर है वो काट दिए। 2 नंबर सी ऑप्शन पे काटा, 2 नंबर ए ऑप्शन पे काटा आपने। चलिए आ जाऊं प्रश्नों पर, आ जाऊं दिखा दूं आपको। चलिए आती हूँ यहाँ पर, ये 2 नंबर आप काट दीजिए, तुलसी आधुनिक वातायन से बिल्कुल नहीं। ये भी है और ये भी है, काशी का इतिहास भी है और अकबर भी है। ठीक है, यहाँ पर लोकवादी तुलसीदास का जिक्र नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, लोकवादी तुलसीदास का जिक्र नहीं है। तो आप तो सी नंबर भी काट दो, 3 नंबर भी काटो, 2 3 काटो, 1 4 5 आपका करेक्ट आंसर है। कहीं पे 1 4 5 है, डी ऑप्शन पर है। ठीक है, 1 4 5 आपका डी ऑप्शन पे करेक्ट है। ठीक है, ओके, देख लेना 1 4 5, उत्तर पे मत जाइए। मैंने तो ये भूमिका तो कितनी बार पढ़ा चुकी हूँ, भूमिका कितनी बार इसको पढ़ाई हूँ। चलिए आगे, ये कब 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 का प्रश्न था, ये नेट 2023 का प्रश्न है। अगला फिर से आता है, यहाँ पे शेखर एक जीवनी के खंडों का हमें फिर से मिलान करना है। ये शीर्षक का खंड है और यहाँ पे उसका उत्तर टाइप हुआ है। प्रथम खंड क्या है, उषा और ईश्वर। ठीक है, फिर द्वितीय खंड क्या है, आप भी लगाते रहिए, आप लगाते रहिए। ठीक है, इसका उत्तर आप लगाते रहिए। ठीक है, द्वितीय खंड क्या है हमारा, बीज और अंकुर। तृतीय खंड क्या है, प्रकृति और पुरुष। चतुर्थ है पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, अब एक का तीसरा देख लो ऑप्शन पे कहाँ है और जाकर के आप सही आंसर मिला लीजिए। एक का तीसरा कहाँ पे है, एक का तीसरा ढूंढो पहले। एक का तीसरा केवल एक जगह पे है और 1 4 1 3 1 4 2 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये वाला प्रश्न एनटीए ने डिलीट किया था, तो मैं जो प्रश्न एनटीए ने डिलीट किया ऑलरेडी मैंने वहां पे डॉट डॉट लगाए हैं, यहाँ पे मैंने कहा भी है कि एनटीए द्वारा ये प्रश्न डिलीट किया गया है। 109 प्रश्न है कि निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। राग दरबारी 68 में। ठीक है, ये मुंह जवान याद होना चाहिए। मैला आंचल 54 में, आपका बंटी 71 में, मानस का हंस 72 में और झूठा सच 58 60। ठीक है, पहला भाग 58 में, दूसरा भाग 60 में। तो ये पहला भाग दूसरा भाग नहीं आता। अब आप देखो 5वें नंबर से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 5 के बाद फिर तुरंत 2, 5 के बाद 2, 5 के बाद 2, 5 के बाद 2 यहाँ भी है। ठीक है, इनको तो काटो, इनको काट दो आप। 5 के बाद 2 और 2 के बाद आप देख लो क्या आता है, ये फिर ये फिर 68, 1 5 के बाद 2, 2 के बाद 1, सी बी, ये वाला हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए, है गड़बड़ है क्या, ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, मैला आंचल 54 में, मैं भी ना। ठीक है, फिर 58, हाँ सही है, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। आपने भी लिखा क्या, अरे लिखो 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 लिखो, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो सी ऑप्शन सही है, क्योंकि मैला आंचल 54 में, फिर ये झूठा सच 58 में, फिर इसके बाद आता है हमारा राग दरबारी 68 में, मानस का हंस 71, फिर आपका बंटी 71, मानस का हंस 72। चलो ओके ओके, आगे चले। अगला प्रश्न आता है आपका 110 नंबर क्वेश्चन है, कथन के रूप में है कि आपका बंटी उपन्यास में विवाह की असफलता और तलाक की ट्रेजेडी के त्रास को बेगुनाह बंटी ही सबसे अधिक भोगता है। दूसरा है आर है, बंटी पिता के होते हुए भी बिना पिता और माँ के रहते बिना माँ का हो गया, अंततः उसे मिला भटकाव, असमंजस और अकेलापन। ठीक है, तो ये बताना है ये क्या है इसमें दरअसल, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, ए आर दोनों ही सही है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न फिर से प्रश्न है कि यह परीक्षा गुरु से भी एक वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न होने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। उक्त उपन्यास किस उपन्यास के संदर्भ में सही है, तो ये था निस्सहाय हिंदू।
ये अमृत चरित्र को छोड़ करके वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का है, जो कि कितनी बार पेपर में आ चुका है, 1972 में प्रकाशित है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिलौरी का कितनी बार आ चुका है, 1977 में प्रकाशित है। फिर निस्सहाय हिंदू राधा कृष्णदास का प्रकाशित है 1990 में। और ये कितनी बार रिपीट हो, जब से मैं 101 क्वेश्चन नंबर 1 से 100 नंबर तक मैं आपको पढ़ाई थी, उनमें से ये 10-12 बार ये मुझे पूरे के पूरे उपन्यास मिले थे, और अभी आगे भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं जो ये प्रश्न बनाई हूँ वो 2015 से ही नहीं बल्कि 2012 के प्रश्न भी मैंने रखे हैं, भी आगे आपको मिलेंगे, बस वहां पे नाम मेंशन नहीं किए, ठीक है। तो ये भी मार्च 23 का प्रश्न है। अगला है, ये फिर रिपीट हुआ था कि सभी संथालों को दामुल हौज हो गया। मैंने आंचल के उपन्यास में यह दामुल हौज का अर्थ बताना है, तो आजीवन कारावास होता है। चलिए, ये भी 23 का प्रश्न है। अगला आता है कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता है, वैसे वैसे यह उपन्यास ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के संदर्भ में कहा गया है, या किस उपन्यास की पुनर्प्रकाशन की भूमिका में कहा गया है? तो ये करेक्ट होगा हमारा, राग दरबारी की भूमिका में कहा गया है। ठीक है, तो आपने क्या पकड़ा, ये पूरे उपन्यास ही यह बताते, ये पूरे प्रश्न ही बताते हैं। कल मैं एक छोटा सा वीडियो डाली थी ना यूट्यूब पर, मैंने क्या कहा कि अंतिम प्रहार का मतलब क्या होता है? अंतिम प्रहार का मतलब है कि आप प्रश्नोत्तरी लगाओ। जब आप प्रश्नोत्तरी लगाएंगे, जितना ज्यादा प्रश्न आप लगाएंगे, उतना ही छोटे छोटे डाउट आपके निकल कर आएंगे, और आपको उन्हीं पे काम कर लेना है। मैंने ये भी कहा, आपने यदि मेरी ई बुक अच्छे से पढ़ी है और आप इसके बाद प्रश्नोत्तरी पूरा पढ़ लीजिए, जितना मैंने बनाया है, कितना 680 पेज है अभी इसमें, 680 पेज है। कुछ आपको 2 मॉडल पेपर और 100 रुपए में 100 प्रश्नों के मिलेंगे। तो वो अब कितना, 100 प्रश्न इधर, 680, 700, 880 हो जाएगा टोटल। ठीक है, वो भी लास्ट में करवाऊंगी मैं, 2-4-6 दिन और आप पेपर दे लो, मतलब प्रश्न पूरा हो जाए तो फिर वो मॉडल पेपर मैं फिर से करवाती हूँ, सामने करवाऊंगी रह करके, मतलब मैं रहूंगी सामने, प्रश्न ऐसे चल रहे होंगे, आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। आपको आंसर इधर नहीं करना है, मन करे तो करिए, नहीं करना है। प्रश्न मैं देती जाऊंगी, ऑप्शन यहाँ पे टाइमर सेट रहेगा, आपको अपनी कॉपी पे आंसर लगाना है ईमानदारी से, ठीक है ना। चलिए, ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वतन की फिक्र पर ज्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया है? तो बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है हमारा तमस उपन्यास। ठीक है, हाँ, तमस ही है। आगे चलते हैं कि पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी है, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है, यह कथन किस चरित्र का है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है महामाया भैरवी का है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बस ये है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रहे। यदि उपन्यास से 8 प्रश्न आते हैं और 8 में से 6 आपसे बन जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब 8 में से 4 के पीछे मत भागिएगा, 2 प्रश्न छूट जाए तो वो भी कोई गलत बात नहीं। ठीक है, मानस कहांस के पात्र हैं कौन कौन से? अब देखो, अभी आपको अब्दुल्ला बेग मिला था ना पीछे, आपको अभी अब्दुल्ला बेग मिला था, ठीक है, पीछे, है ना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मुझे ऑप्शन रखना था, ये ऑप्शन में था, बट मैं इसको ऑप्शन में नहीं रख पाई, और मैं इसको सुधार कर रही थी कि मानस के हंस का पात्र नहीं है कौन सा, या मानस के हंस का पात्र है। तो अब्दुल्ला बेग है, मोहिनी बाई है, मेघा भगत है, सुमिरत दास नहीं है। ठीक है, तो 2, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट, 2, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। आप इसको सही से यहाँ पे लगा लीजिए, और इसका मैं ABCD ऑप्शन रखने वाली थी, पर मैं इसको नहीं रख पाई थी। टाइप नहीं छूटा होगा, 2, 3, 4 आप लगा लीजिए। गोदान के अनुसार बेलारी और सेमरी में केवल 5 मील का अंतर है, सही है। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं कोल्हू है, कथन गोदान उपन्यास के पात्र ओमकार नाथ का है। तो ये क्या है, ये यहाँ पर सत्य है कि कथन है? सत्य है, असत्य है, बताइए। पहला तो सही है, वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले, ज्ञान नहीं कोल्हू है, ओमकार नाथ का है, आप बताइए। ये भी 11 दिसंबर 2023 का प्रश्न है, 11 दिसंबर 2023 का। आप बताइए क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए। दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों सही है, क्या है? ठीक है, कथन दोनों सही है। अगला आता है कि बताना है कि तमस उपन्यास में हरनाम सिंह और बंतो को अपने घर में पनाह देने वाली स्त्री कौन है? अकरा की माँ लाजो, एहसान अली की माँ नूरी, रमजान की माँ राजो, या मुराद अली की माँ साजदा? अब बताइए। ओल्ड पेपर है, ओल्ड पेपर है, अब कई बार ऐसे प्रश्न रिपीट हुए हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नया प्रश्न है।
ये 23 के प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, बताते रहिए क्या है करेक्ट आंसर। लाला पंखा मेरी तरफ फेर दो, फैन मेरी तरफ करो, फैन मेरी तरफ करो, बताइए और करो। अरे यार बस ठीक है ठीक है। हा और करो थोड़ा सा। नौ तपा लगा है तो गर्मी तो क्या बात है। आ गया उत्तर सबका, सबने दिया एक नंबर एक नंबर। रमजान रमजान क्या रमजान, रमजान की मैं राजू ना, अकरा की मैं लाजू। ठीक है, एक नंबर करेक्ट आंसर है। मतलब उत्तर दिया है तब भी, उत्तर दिया है तब भी। ठीक है, गोदान के अनुसार, अनुसार होगा। ठीक है, अनुसार वीमेंस, वीमेंस लीग द्वारा, ये सब ई बुक में है, सारा चीज ई बुक में है। जो 2023 का प्रश्न है ना, सब बहुत पहले मैंने टाइप किया हुआ है कि विमेंस लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मेहता जी के भाषण में व्यक्त विचारों का प्रतिवाद करने वाली पात्र कौन है? सरोज है, सरोज मालती की बहन है। मालती की दो बहनें हैं, सरोज और वरदा, तो मालती कुल 3 बहन है। महिला आंचल के अनुसार मंगला देवी काला आजार से पीड़ित होने पर स्वास्थ्य लाभ के लिए विश्वनाथ प्रसाद के घर ले जाई गई। फिर है राजा महाराजा और असामंत स्वार्थ के गुलाम बनते जा रहे हैं, प्रजा भीरू और कायर होती जा रही है। ये संवाद बाण भट्ट की आत्मकथा में सुचारुता का है। अब बता दीजिए, यहाँ बताऊं पहले, महिला आंचल में मंगला देवी काला आजार से पीड़ित थी, होती ही नहीं है। ठीक है, पहली बात तो बताएंगे कौन सी पात्र होती है तो दोनों यहाँ पे असत्य। महिला आंचल पढ़ाई भी हूँ, महिला आंचल जो लोग कोर्स में रहे होंगे पिछले सत्र वाले में वो देखे होंगे कि पूरा महिला आंचल मैंने पढ़ाया था। कौन थी वो? कमली है क्या, बताइए भला। झूठा सच के पहले खंड, वतन और देश ने भोला बांधे कि गली की औरतों के बीच अपने विचारों का प्रचार करने के लिए आई हिंदू रक्षा कमेटी की कार्यकर्ता के नामों का सही युग्म क्या है? तो ईश्वर कौर और ज्ञान देवी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न है 122 नंबर कि राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए इनमें से किस युग्म ने योजना बनाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सनीचर और कालिका प्रसाद। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न आता है कि खन्ना मास्टर नो, अच्छा दो, हाँ सी, केवल सी, सी ऑप्शन होगा, 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट है। प्रश्न है और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं रुपए की क्या कमी? परीक्षा गुरु उपन्यास के अंतर्गत यह कथन किसका है? तो लाला ब्रज किशोर का कथन है। अब कथन भी देखो देखना पड़ता है, लेकिन कथन नहीं बनता तो कोई बात नहीं, आप तो उन पर काम करो। जैसे प्रश्न आया है कि लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक कौन है? बिल्कुल नया प्रश्न था उस टाइम पर, और शिव नंदन सहाय इसके करेक्ट आंसर हो गए थे, नया प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही है, ठीक है नहीं है। याद रखो, सूरज सारी दुनिया, लोक पर लोक, ऊपर थल्ले में, धरती आकाश में, सब बड़ा है। जिंदगी नामक का कथन है। या तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश की राह ले। गोदान में झुनिया कहती है ऐसा। ठीक है, झुनिया कहती है ना, गोबर को कहती है कि मुझे लाके यहाँ बैठा दिया, खुद तो परदेश चला गया। उस दृष्टि से में कोई जिज्ञासा नहीं थी, ना उसमें कोई भाव था, ना विभाव, ना राग था, ना विराग। राग दरबारी, जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा जाती है। आपका बंटी, ये डी ऑप्शन करेक्ट है, ये ई ऑप्शन गलत है। चलो अब बताओ, मैंने कहा बी ऑप्शन भी सही है, अब बताओ। ए बी डी करेक्ट है, ए बी डी करेक्ट है। क्या आपने सही ऑप्शन लगाया? 120 का आंसर क्या? 120 का, 120 का आंसर क्या है ये पूछ रहे हैं? 120 में दोनों सत्य है रश्मि। क्योंकि महिला आंचल में काला आजार से मंगला देवी नहीं बल्कि कमली पीड़ित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक, ठीक है आपका कौन सा? 1 2 और डी, मतलब डी, 4 नंबर सही है। ठीक है, कहाँ है? ए बी डी, हाँ 1 2, ये 1 2 4 ए बी डी। अगला है भेक है यह, आप विचार करके देखिए। जैसे आपका यह खद्दर कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुरारी तो नहीं कहिएगा। उपरोक्त कथन महिला आंचल में किस पात्र का? आजकल महिला आंचल के पात्रों के अंदर से प्रश्न आता है। ठीक है, सुमृत दास का है, हर बार महिला आंचल गोदान से प्रश्न आ ही रहा है। ठीक है, एक बार मेरी पुरानी क्लास आप जाके देखो कि क्या फास्ट मोड में, जितने लोग इस वाले में नहीं है लेकिन उस वाले ग्रुप में
नए वाले ग्रुप में जितने मतलब मैंने करवाए थे मूल पुस्तक, जाके आप गोदान को और महिला आंचल को देख लीजिएगा। इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। महिला आंचल में फिर से उपन्यास तहसीलदार हरिगौरी किस काम से कहते हैं, मतलब किस काम के लिए कहते हैं, किस काम से कहते हैं? ओहो, किससे कहते हैं? काली टोपी वाले नौजवानों से, लाल टोपी वाले नौजवानों से, गांधी टोपी वालों से, या फिर सफेद टोपी वालों से? अब बताइए किससे? अधिकतर तो बोलबाला वहां पे गांधी टोपी वालों का ही होता है। ठीक है, 8 जनवरी का प्रश्न है। अभी अभी हाल ही में चढ़ली जवाली मोरा अंग फड़के से कब हुई है गवनमा हमार भौजिया। ठीक है, भौजिया गीत है। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का वर्णन क्या है? तो छंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज। ठीक है, 2 नंबर यहाँ पे करेक्ट है। 8 जनवरी का प्रश्न है, बहुत आसान है। यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस हैं। पक्के राक्षस, यह सब हमारी जगह है। गोदान में कौन कहता है? धनिया कहती है ऐसा। तो गोदान को तो पक्का पढ़ना। मैं उपन्यास एक बार बता भी दूंगी, कौन कौन से उपन्यास जरूर पढ़ के रखिएगा। गोदान महिला आंचल मैंने बोला। अभी 3 उपन्यास मेरे जहन में हैं जहां से प्रश्न आपके बिल्कुल आते हैं। गोदान में आए भीष्म का परिचय बताना है। कौन है? तो खन्ना का बेटा है। ठीक है, भीष्म। अब यहाँ से आपको मेरे बनाए प्रश्न मिलेंगे। 131 नंबर से आप मेरे पैटर्न को पढ़िएगा, मेरे पैटर्न को सुन करके मेरे दिमाग को पढ़िएगा आप। मेरे बनाए प्रश्न है टोटल, पर वो सब कहाँ से हैं? ओल्ड पेपर के पैटर्न हैं। साथ में ओल्ड पेपर के पैटर्न के अलावा मेरा भी उस वहां पे बहुत भूमिका रही है, क्योंकि ओल्ड मुझे लगता था कि एनटीए से भी ज्यादा मैं कठिन पेपर बनाऊं और मुझे इतनी संतुष्टि हो जाए कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। मेरे पेपर बनाने का जो मकसद होता था सिर्फ यदि मैं 5 प्रश्न बना रही हूँ, मेरी एक आदत और सुन लीजिए। कोर्स वाले खैर जानते भी हैं, एक बार फिर बता दूं जो प्रश्नोत्तरी बैच से मुझे देख रहे हैं कि मेरी एक आदत रही है। जब मैं प्रश्न बनाती थी हमेशा मेरा मोटिव होता था कि मैं ये पकड़ूं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि नहीं। बस एक ही मोटिव होता था। साथ में ये भी मेरा होता था कि मैं किसी यूनिट से 5 प्रश्न बनाती हूँ। ये एनटीए का मैंने एक माइंड पकड़ा था कि किसी यूनिट से मान लो 10 प्रश्न आता है, 10 में से 3 बहुत बेसिक आएगा, बहुत ही ज्यादा बेसिक। नॉर्मली पूछेगा फलाना पात्र किस उपन्यास का है, इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, स्थान का नाम, बहुत नॉर्मली पूछेगा। 3 प्रश्न, फिर 3 के बाद फिर 3 प्रश्न से पूछेगा कि जो जिसने जिसने देखो 3 प्रश्न ऐसे रखा जिसने कोई तैयारी ढंग से की नहीं है ना, ऊपर ऊपर से देखा है तो कर लेगा, या एमए के टाइम पे जो पढ़ा है वो कर लेगा। फिर 3 प्रश्न ऐसे रहता है, 3 से 4 प्रश्न जिसमें वही कर पाएंगे जिन्होंने थोड़ी सी मेहनत की है। फिर इसके बाद जो 3 प्रश्न है या 2 प्रश्न है वही कर पाएंगे जिसने भरपूर जी जान लगा के मेहनत की है, और जो ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़े हैं तो वो केवल उन दोनों सबका मिला करके 4 प्रश्न ही करोगे आप। 8 प्रश्नों में से 8 से 9 प्रश्न आएगा यदि तो 4 प्रश्न ही आप कर पाओगे, उन 4 प्रश्नों का के लेवल को आप नहीं पकड़ पाओगे। तो चलो अब उस लेवल को पकड़ने का आपको आगे ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, कैसे ओल्ड पेपर रिपीट हुए हैं और मैंने थोड़ा सा प्रश्नों को चेंज किया है। अब चलिए देखते हैं। ठीक है, आदमी का ये ओल्ड पेपर ही है। ठीक है, ओल्ड पेपर है, इसके आगे पीछे कथन आए हुए हैं। मैंने ये भी बनाया जिसके आगे पीछे कथन थे, वहां के आगे पीछे से मैंने कथन लिए कि आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। ठीक है, कौन कहता है बताइए, कौन कहता है बताइए? धनिया झुनिया होरी गोबर। होरी गोबर को छोड़ दो, भले आप धनिया झुनिया पे जाओ। कभी कभी ऐसा पकड़िए कि यार स्त्री पात्र बोल रही कि पुरुष पात्र बोल रहा है, कौन बोल रहा है। ठीक है, ये भी तो पकड़िए, धनिया बोलती है ऐसा। बहुत ही खड़ूस है, मतलब कि बहुत ही तेज तर्राट है धनिया। कार्तिक महीने में किसान के बैल मर जाए तो उसके दोनों हाथ काट लिए जाते हैं। कथन कौन कहता है? तो कथन कहाँ से है? गोदान से। देखो कि कुछ ही कथन ऐसे हैं जब जब बात किसी के संस्कृति की होती है, ठीक है, या आंचलिकता की होती है तो जिंदगी नाम आ जाएंगी। जब बात सांप्रदायिकता की होती है, मार की पीट की हो रही है, अलगाव की हो रही है, विभाजन की हो रही है, तो तमस पे जाएंगे। जब बात कृषक जीवन के त्रासदी की हो रही है तो हम कहाँ जाएंगे? गोदान पर। और जब बात दलितों के तिरस्कार की हो रही है, ठीक है, देखो चारों उपन्यास लगे हैं, जिंदगी नामा ऑप्शन में है, तामस है, धरती धन अपना है, गोदान है। तो सबके हाव भाव को पकड़ना है। मैं कई बार कहती हूँ और ये कहती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कभी कभी। मेरा मन भी भर आता है कि आप इतना कुछ बताने के बावजूद भी आपको विषय समझ में नहीं आता कि उपन्यास का जो शीर्षक है वो क्यों लिखा गया ऐसा। उपन्यास के शीर्षक में ही तो आधा सार छुपा है। कोई रचना है तो साहित्य की जब समझ आपके अंदर आती है तो आपको पता है
कोई शीर्षक रखा गया तो शीर्षक में ही 50% चीजें छुपी हुई रहती हैं। ठीक है, तो अभी अभी देखो और आगे आपको सीखने को मिलेगा। ये गोदान के लिए है, अभी देखना। ये तो अंदर से प्रश्न है, ओल्ड पेपर ही है कि शीतला माँ के नाराज हो जाने पर भय से लोग बच्चों को चीचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त कथन किस उपन्यास का? ये इसको फुल स्टॉप को हटाइएगा यहाँ से, ठीक है। तो वो परीक्षा गुरु है। इनको जानबूझ के रखा मैंने क्योंकि ऑलरेडी ये प्रश्न में आप सॉरी 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 देवरानी ठनी कहानी है 77 में, परीक्षा गुरु प्रकाशित है आपका क्या 81-82 में। ठीक है, इसके बाद रहस्य कथा का जिक्र इतनी बार हो चुका है आपके ओल्ड पेपर में, और ये श्यामा स्वप्न, ठीक है, इसका भी जिक्र आपके पेपर में कई बार हो चुका है, कई बार इसका जिक्र आपके पेपर में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ। अरे यार, घर से फोन आ रहा है, मतलब कि चलो। हाँ भाभी, हेलो। हाँ, खुश खुश रहा। वो बाबा के में 1500 रुपया डालते निकलवा रही है, तुम्हारे में डाला रहा तो नहीं डाल रहा है वो। बतावत है कि मैं वो नहीं आए, मतलब कि वो फोन पे नहीं चलता है। हाँ, लाडी फैलावाना नहीं आवले है पैसा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक, सुधांशु वाले में भेज देवे। अभी क्लास में, हाँ क्लास के बाद भेज देवे। हाँ हाँ, कई बजे तक आई हूँ? हाँ हाँ, ठीक ठीक, हाँ हाँ, ठीक ठीक, सॉरी। चलिए, आपको मेरी वॉइस मिल रही है ना? अरे यार, ये माइक तो बहुत सुपर है, लेकिन है वॉइस में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। चलिए, आपको मेरी वॉइस मिल रही है? ओके। अगला है सूची एक को सूची दो से मिलान करना। इधर है शकुन, आपका बंटी की पात्र है। महामाया बाणभट्ट की आत्मकथा। पार्वती का संबंध राम बोला से है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अलग अलग पात्र है, क्या बात। महामाया अघोर भैरव, पार्वती राम बोला, और एक और कौन है, शकुन बंटी, और हलीमा सौदागर। ठीक है, आप लगा लेना, मैंने नाम बोल दिया है। और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था ये भी मैंने ओल्ड पेपर से पढ़ा था। ओल्ड पेपर में ना अलग अलग पात्रों का आया हुआ था, तो फिर मैंने इसको पकड़ा। ठीक है, एक किसी का मिला लो आप, एक का किसी एक का पकड़ लो, जो भी पकड़ना हो किसी का पकड़ लो आप। ठीक है, आपको वॉइस मिल रही है ना? जब थोड़ी सी वॉइस में गड़बड़ हो गया, मुझे एक छोटा सा मैसेज कर देना भाई। मैसेज मत करिएगा, मैं खुद ही वैसे भी एक्टिव हूँ, देख ही रही हूँ। ठीक है, किसी एक का आप मिला लो, कोई सा एक बंदे का मिला दो, आपका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना, आप एक काम करो, शकुन का बंटी से मिला दो, और एक का तीसरा जाके ढूंढ लो कहाँ पर है। एक का तीसरा आप ढूंढ लो किधर है। एक का तीसरा, एक का तीसरा किधर? एक का तीसरा तो यही है, ये नंबर पे यही है भाई। बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का वन। ये ओल्ड पेपर का पैटर्न था, मुझे अच्छा ऐसे प्रश्न मैंने बहुत अभी आपको मिलेंगे। देखो, झूठा सच में वर्णित है, क्या वर्णित है, क्या वर्णित है? ग्रामीण अंचलों का सामाजिक यथार्थ नहीं, ये तो महिला आंचल का है। विभाजन की भयोत्पादक आशंका, हाँ। शहरी जीवन की विसंगतियां, या फिर सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदना। तो सांप्रदायिकता विभाजन की बात होगी, समझ आना झूठा सच है। और बी डी आपका करेक्ट आंसर ये वाला। परीक्षा गुरु उपन्यास में निम्नलिखित किस विषय पर केंद्रित है? तो ये भी ओल्ड पेपर के पैटर्न था कि प्रतीक रूप से में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के शोषण और लूट का यथार्थ है। थोड़ा सा एक सेकंड में रुकूंगी और मैं इसका जो सेल है वो चेंज करना चाहूंगी। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा आप लोग। इसका सेल बदलना चाहूंगी। इसका सेल रात भर इसमें लगा रहता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका लगा रहता है, तो सेल खा जाता है पूरा। इस माइक का सेल बदल दूं, यहाँ से होता है चार्ज, सब बहुत बड़बड़। लाइक माइक गिरा है नीचे, जो उतारो वो सेल गिर गया है, लगा के चार्ज में लगा दो।
ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। वॉइस अभी मैंने इधर कट नहीं किया है, अभी वॉइस आपको मिलेगी दोस्तों, क्योंकि क्लास लंबी चलेगी ना, क्लास जो है वो लंबी चलने वाली है, और लंबी चलेगी तो थोड़ा सा, चलिए ओके, वॉइस रेडी हो गई। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा जो प्रश्न आता है वो प्रश्न है फिर से 138 नंबर का, कि महिला आचार्य उपन्यास के संबंध में आपको असत्य बताना है कि कौन सा असत्य है। ठीक है, देख लेते हैं। प्रश्न है, ऑप्शन है कि द्वितीय खंड को देश की स्वतंत्रता की पूर्व घटना एवं प्रथम खंड में स्वतंत्रता प्राप्ति की परिस्थितियों के बाद की घटना को दिखाया गया है। फिर उपन्यास का मुख्य पात्र है डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, जो पटना के मेडिकल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त कर मलेरिया और काला अजहर पर शोध करने मेरीगंज जाते हैं। कमली मुख्य नारी पात्र है, जो कि एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त रहती है। इस उपन्यास का नायक कोई नहीं बल्कि पूरा अंचल ही इसका नायक है। कितना अच्छा, मैंने एक तरफ लिखा भी है कि इस उपन्यास का मुख्य पात्र प्रशांत बनर्जी है, और दूसरी तरफ मैंने सत्य ये भी लिखा है कि इस उपन्यास का कोई नायक नहीं बल्कि पूरा अंचल ही इसका नायक है। ठीक है, बहुत ही समझदारी से प्रश्न को बनाया गया है। इसका जो गलत ऑप्शन है, असंगत है, एक ही है कि द्वितीय खंड को देश की स्वतंत्रता की पूर्व घटना एवं प्रथम खंड, तो गलत है। प्रथम खंड को देश की स्वतंत्रता और द्वितीय खंड को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की परिस्थिति की घटना को दिखाया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन को मैंने जानबूझ के संगत किया था। ये हूबहू आपके ई बुक का प्रश्न है, जितना आप देख रहे हैं ई बुक का प्रश्न है, मैंने कई बार कहा ई बुक के सब प्रश्न है। अब ठीक है, गोदान उपन्यास के पात्रों में असंगत बताना है। होरी मुख्य नायक पात्र है, धन्या होरी की पत्नी है। अब देखना देखना कैसे देखना है कि होरी की संतान गोबर तो है लेकिन हीरा शोभा नहीं है, तो सी ऑप्शन हमने काटा। फिर झुनिया गोबर की पत्नी तो है लेकिन माता दीन की विद्या पुत्री है, गलत, क्योंकि वो माता दीन की नहीं भोला की बेटी है। ठीक है, ये भी गलत। होरी के भाई मिस्टर मेहता और मिस्टर खन्ना है, ये भी गलत। तो जहां पे क्या देखोगे आप, कि जहां पर आपने देखा कि हमें क्या करना था, हमें असंगति चयन करना, तो सी डी ई यहाँ पे असंगत है, कहीं पे जाओ लगा दो, सी डी ई 2 नंबर पे है करेक्ट आंसर। ठीक है, 40 नंबर का है, प्रेमचंद का उपन्यास गोदान के संदर्भ में असंगत बताना है। अच्छा, अब आप देखना, गोबर का वास्तविक नाम गोवर्धन है, सही है। बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है कथन गोदान उपन्यास में गोविंदी के लिए कहा गया, हमने काटा बी नंबर, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा कि मालती के लिए कहा गया, कि मालती बाहर से तितली और भीतर से मधुमक्खी है। फिर है, गोदान उपन्यास यथार्थवाद उपन्यास है, ना कि आदर्शवाद। अच्छा, फिर अगला है, पहना दो मेरे हाथ में हथकड़ियां, देख लिया तुम्हारा न्याय और अक्ल की दौड़, कथन है मालती का। फिर है कि उपन्यास में महाजनी सभ्यता का विरोध और कृषक की आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है। अब आप पहले तो आप एलिमिनेट करो, नेट के पेपर का एकदम एक विशेष बात आपको ध्यान रखना कि एलिमिनेट करना है, कि बी ऑप्शन पहले जाके आप काट दो, जहां पे बी है आपको उसको बिल्कुल कट कट कर करना है। बी यहाँ पे था, ए नंबर पे काटा, 2 नंबर पे बी है काटा, और यहाँ पर 3 नंबर पे बी है काटा। ठीक है, और ए सी ई हमारा करेक्ट है, डी ऑप्शन भी वहां पे गलत है, क्योंकि वो डी ऑप्शन जो मैंने किसका, मालती का नहीं होगा। ठीक है, तो ए सी आपका करेक्ट है, आपने एलिमिनेट किया, आपने राइट आंसर ऑलरेडी प्राप्त किया। अगला फिर से असत्य कथन का चयन करना है, कि नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है, मालती ऐसा कहती है। तो फिर प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं खुखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता। धनिया, ना धनिया तो नहीं कहती। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं, ये धनिया का कथन है। फिर है कि समाज धर्म पालने से समाज का आदर करता है, समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है, माता दिन कहते हैं। अब आपको चयन क्या करना था, यहाँ पे क्या करना है, आपको असत्य ही तो बताना है, और इसमें से एक ही चीज सत्य है, वो कौन था, ये प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, ये वाला बी ऑप्शन हमारा असत्य है। आगे है, झूठा सच उपन्यास के संदर्भ में आपको सत्य कथन का चयन करना है, कि इसके पहले भाग में लाहौर के भोला बांधे की गली के परिवारों के बहाने जन सामान्य के जीवन की त्रासदी का चित्रण है। हमेशा प्रश्न बनाते समय बहुत सारी चीजें मैंने ऐड करने का प्रयास किया, कि विषय वस्तु ऐड हो जाए, प्रकाशन वर्ष ऐड हो जाए, मतलब पात्र न छूटे एक भी, कि आपकी तैयारी ना प्रश्न पढ़ने से ही हो जाए। हाँ, मेहता का कथन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, प्रश्न पढ़ने से ही आपकी तैयारी हो जाए, मेरा मकसद यही था। अभी तो पूरा प्रश्न करवा ही नहीं पाई, अभी तो अब तो वही आज 27 है ना, 28, 29, 30, 31, 31, 30 है ना, ये क्या मई है ना, जून नवंबर जाने अप्रैल, हाँ 31 तक है, 31 तक मैं पूरे प्रश्न आपके फिनिश कर दूंगी। ठीक है,
फिर मैं प्रश्नोत्तरी बैच में सिर्फ 1-2 मैराथन क्लास करूंगी, फिर प्रश्नोत्तरी बैच में कोई क्लास नहीं करूंगी, क्योंकि सारे प्रश्न आपके हो जाएंगे। फिर मुझे जो भी करना है पर्सनल क्लास वालों के साथ टाइम देना है और कोर्स वालों के लिए टाइम देना है, क्योंकि वो प्रश्नोत्तरी बैच वाले बहुत ज्यादा ऐड हैं। ठीक है, तो उनके उनके ही रिक्वेस्ट है कि मैम एक बार प्रश्न करवा दीजिए, तो थोड़ा हमको आइडिया लगे कि आपके जो प्रश्न है उसको कैसे हमको ट्रीट करना है, मतलब किस तरह से उसको मैं तैयारी के लिए अपना तैयार करना है। ठीक है, फिर है झूठा सच की कहानी 1947 में आजादी के वक्त हुए दंगे के ऊपर लिखी गई है, और झूठा सच उपन्यास विभाजन के समय की त्रासदी को बयां करता है। अच्छा, डी ऑप्शन है कि द्वितीय खंड देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित हुआ था, जहां पर कथा स्थान दिल्ली, लखनऊ, नैनीताल व जालंधर का वर्णन है। आप सोचो कि प्रश्न बनाते समय मैंने ऑलरेडी ऐड किया था कि आपको कथन न छूटे। अब मुझे इतनी कभी-कभी इतना मुझे ग्लानि होती है आपकी तैयारी पे, मुझे लगता है कि मेरे ही साथ इतने वीक छात्र क्यों आ जाते हैं, और इतना बताने के बावजूद भी आप नहीं समझते हैं। ठीक है, कभी-कभी इतने कमजोर विद्यार्थी आते हैं पढ़ने की, मतलब उम्मीद ही नहीं आती कि वो ये सब कर भी लेंगे, पर फिर मैं उनको मोटिवेशन देती रहती हूँ कि नहीं आप हाँ कर लेंगे। आप गौर से बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए, समझिए, जैसा मैं कहती हूँ उतना ही आप पढ़ो। ठीक है, यदि आपने इसके पहले चीज पढ़ा दी, 2021 के प्रश्न है, मैंने अभी नहीं बनाए हैं, बट मैंने इसको आपको हमेशा पढ़ाया और कथन भी यहाँ रखा। ठीक है, पेपर में कानपुर का जिक्र था, आपको कानपुर को एलिमिनेट करना था, वो भी आप पेपर में गलती करके आए थे। जबकि मैंने प्रश्न बताया था कि द्वितीय खंड देश का भविष्य 1960 में प्रकाशित हुआ, जहां कथा स्थान में दिल्ली, लखनऊ, नैनीताल, जालंधर का जिक्र है, सभी कथन सत्य हैं। अब आप मेरे को बता दो कि यहाँ पे अब क्या सही है। कई बार प्रश्न ऐसा होता है जब मैं उसको लिखती हूँ, टाइप करती हूँ, तो आपकी जानकारी को रखते हुए लिखती हूँ कि हाँ भाई इनका कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, तो ये तो क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये प्रश्न को मैंने जानबूझ के रखा था कि इसमें उपन्यास का विषय भी आया कि 47 के बाद की घटना के ऊपर लिखा गया है, 47 के वक्त की जो दंगा हुआ था, विभाजन की त्रासदी इसका विषय हो गया। ठीक है, किसके जीवन पर आधारित है, तो लाहौर के लोगों के जीवन की त्रासदी को लेखक ने बताया। स्थानों को भी लिख दिया मैंने, 60 में दूसरा खंड प्रकाशित होता लिख दिया, सभी कथन सत्य में लिख दिया। ठीक है, फिर अगला है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था के कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपे कदम में वेदना की वजह। आपको थोड़ा बताना चाहूंगी, जगदीश चंद्र का कथन है, कहाँ से, धरती धन अपना उपन्यास से। ठीक है, धरती धन अपना उपन्यास से भूमिका में लिखा गया। आगे ऐसा कुछ प्रश्न आएगा तो आप थोड़ा ध्यान रखना, कहीं टाइप मिस्टेक हुआ ये तो। ठीक है, अगला है धरती धन अपना उपन्यास के संबंध में आपको सत्य कथन का चयन बताना है। अब देखो यहाँ मैंने विषय वस्तु की रखे हैं, सब रखा है, सब चीजें एक साथ मैंने ऐड करी। पहला कि अब सत्य बताना है आपको कि पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलितों की कहानी है, मुख्य पात्र काली और ज्ञानो है। काली 6 माह बाद रायपुर से अपने गांव घोड़े बहा आता है, तो घोड़े बहा का भी मैंने जिक्र किया यहाँ पे स्थान का। उपन्यास में धर्म बदलने वाला पात्र हरनाम सिंह है। यह उपन्यास 49 भागों में विभक्त है। सबसे पहले तो एक काम करो आप बी को काटो, इसका सॉरी आप इसको काटो, सी को काटो कि काली 6 माह बाद कहां से, कानपुर से अपने गांव घोड़े बहा आता है, रायपुर से नहीं। ठीक है, तो आप सी ऑप्शन जाके काटो जहां पर हो। सी यहाँ पे हमने काटा, सी यहाँ पे हमने काटा, सी यहाँ पे हमने काटा। अब ए बी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, हमें सही का चयन करना था, केवल ये सही है, पंजाब के दोआब क्षेत्र के दलितों की कहानी है और मुख्य पात्र काली और ज्ञानो है। 49 भागों में ये नहीं है कौन सा उपन्यास है, कोई दूसरा उपन्यास है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र शेखर के कॉलेज से संबंधित है। ये भी मैंने बहुत पहले प्रश्न बनाया था, सेम प्रश्न आपके एनडीए के पेपर में रिपीट हुआ था। अभी जो 2018 जून को पेपर हुआ था, 24 में, फिर कैंसिल हुआ था। सेम पैटर्न का प्रश्न था कि कौन सा पात्र शेखर के कॉलेज से संबंधित नहीं है। ठीक है, सेम रिपीट हुआ था, उस टाइम मैंने प्रश्न को देखा था और काफी चीजें मैं आपको स्क्रीनशॉट देकर बताई थी, और यहाँ से मैं अभी भी कह रही हूँ 75% आपके इसी प्रश्न यहीं से रिपीट होंगी, बस वहां पे शब्दों में बदलाव होगा और पैटर्न भाव यही सब होता है। एक बात और कह दूं मैं आपको उत्तर बताने के बाद कि यहाँ पे हरिदत्त नहीं है, हरिदत्त क्योंकि इनके पिता हैं, इसके शेखर के, सदाशिव, राघवन और देवदास हैं। ठीक है, चलिए
तो मेरे मन में कुछ भाव चल रहा था। हाँ, मैं ये कह रही थी कि हिंदी साहित्य एक ऐसा विषय है जहाँ आप यदि भावों को पकड़ते हैं तो आप अच्छे से कथन वगैरह पकड़ सकते हैं और स्थापनात्मक वाले प्रश्न अच्छे से कर सकते हैं, विषय वस्तु वगैरह कर सकते हैं, पात्र वगैरह आपको याद करना पड़ेगा, पात्र, प्रकाशन वर्ष, बाकी ये चीजें आप कर सकते हैं। अब ये प्रश्न मैंने जानबूझ के लिया था क्योंकि एक पैटर्न बदला था कि शेखर एक जीवनी उत्थान और शीर्षक से उत्थान और संघर्ष शीर्षक के भागों में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, उत्थान और शीर्षक शेखर एक जीवनी का दूसरा भाग है 1944 वाला। ठीक है, आप बताइए क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको पता है प्रथम खंड उषा और ईश्वर तो प्रथम वाले भाग का है। ठीक है, तृतीय खंड पुरुष और परिस्थितियां, यहाँ पे कौन सा होगा बता दो भाई। सॉरी ये बीज और अंकुर इसका है। ये तृतीय खंड उषा पुरुष और परिस्थितियां और चतुर्थ खंड बंधन और जिज्ञासा, सीडी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये इस वाले 1944 वाले का शीर्षक है। आपको बताना है शेखर एक जीवनी दो भागों में है, पहला 41 में दूसरा 44 में। तमस उपन्यास में वर्णित घटना है कब की, बताओ। ये 48 44 काटो, मेरे को आप 47 बताओ, 45 बताओ। तमस उपन्यास का बताइए तो 1947। निम्नलिखित कथन किस उपन्यास के संदर्भ में है, कितना अच्छा, देखो सब कुछ आपको एक ही उपन्यास से मिल रहा, मतलब प्रश्न टाइप करने का भी जो मैंने तरीका अपनाया था कि इस उपन्यास को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस उपन्यास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत पाक विभाजन की त्रासदी पर केंद्रित है। अब आप नाम सोचना स्टार्ट करो। इस उपन्यास में मात्र 5 दिन की घटना को दिखाया गया है। बख्शी जी, अब देखो जो प्रमुख पात्र हैं पात्रों को भी नहीं रखा कि बख्शी जी, अजीत, मास्टर रामदास मेहता जी, अजीत जी, देशराज, शंकर, कश्मीरी लाल, जर्नैल आदि कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता हैं। संपूर्ण उपन्यास 2 खंडों में व्यक्त है। आपने पकड़ लिया कहाँ, तामस के बारे में कहा गया है। अगला है फिर से, अब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से परीक्षा गुरु उपन्यास के संबंध में असंगत कथन का चयन करना है। यह उपन्यास अंग्रेज उपनिवेश के दौरान लिखा गया था, बिल्कुल सही। परीक्षा गुरु का मुख्य उद्देश्य नैतिक मूल्यों का चित्रण एवं शिक्षण था, बिल्कुल सही। अब ये विषय वस्तु आप इग्नोर मत करिएगा, ये विषय वस्तु कोई ऑप्शन नहीं है। ये प्रश्न के माध्यम से मैंने कॉन्सेप्ट रखा पेपर में। मैम पेपर ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, ऑनलाइन होगा। प्रश्न के माध्यम से मैंने क्या कॉन्सेप्ट रखा है। ठीक है, प्रश्न ही बस नहीं रखा मैंने, तो ये प्रश्न बना दिया, कॉन्सेप्ट को लाके प्रश्नों में रख रही थी ताकि मेरे को संतुष्टि हो जाए कि हाँ आपकी तैयारी बेहतर है। ठीक है, फिर आगे क्या रखा मैंने कि लाला श्रीनिवास दास अंग्रेजी उपन्यासकार ओलिवर गोल्डस्मिथ से प्रभावित थे। फिर मैंने लिखा कि ब्रज भाषा में लिखित यह उपन्यास 45 प्रकरण में विभक्त है, तो 45 नहीं 41 में विभक्त है। ठीक है, सही अनुक्रम बताना है आपको, बहुत आसान है। झूठ सच 58 में, फिर राग दर मानस का हंस 72 में, तमस 73 में और राग दरबारी 68 में। देख लो जहां पर हो, डी नंबर पे है झूठा सच, यहाँ पे 58, 68, 72 और 73। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्या है, रामविलास शर्मा के अनुसार प्रेमचंद का व्यक्तित्व गोदान के किन 2 पात्रों से मिलकर बना है, तो होरी और मेहता, बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर है कि विशेषताएं आपको बतानी है कि यह विशेषता किस उपन्यास की है। विशेषता समझ लो, विशेषताएं समझ लो, विषय वस्तु समझ लो। ठीक है, चलिए, तो इस उपन्यास का उद्देश्य अंचल की समस्याओं को सबके सामने लाने का रहा है, सही है। इसमें अंचल की सुंदरता व कुरूपता दोनों का चित्रण मिलता है, ये भी सही है। आप ढूंढो किस उपन्यास में जहाँ अंचल की बात होती है तो जाके देखो ना आपके उपन्यास में आंचलिकता की बात किसने कही गई है, सांप्रदायिकता की बात किसने कही है, जीवनी परक उपन्यास कौन कौन से हैं, ऐतिहासिक उपन्यास कौन से हैं, कौन से उपन्यास है जो उपदेश प्रदान उपन्यास है, कौन सा उपन्यास है जिसमें पारिवारिक जीवन का वर्णन देखने को मिलता है, कौन सा उपन्यास जिसमें पारिवारिक विघटन देखने को या माता पिता के जीवन के अलगाव को देखने को मिलता है, जिसमें जिसकी त्रासदी एक बच्चे को झेलनी पड़ती है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको आपकी मन है स्थिति में चलना चाहिए। तो आगे क्या है, बी ऑप्शन इस उपन्यास का, इसमें जातिवाद, अवसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड भी दिखाया गया है। फिर इसमें उपन्यास में क्या है कि वस्तु और शिल्प दोनों ही आधारों पर उपन्यास सबसे अलग है। इसमें एक नए शिल्प में ग्रामीण जीवन को दिखाया गया है। सोचो, आप ये मत सोचो, आप मेरी दृष्टि को सोचो कि इसमें एक नए आंचलिक उपन्यास तो बहुत लिखे गए पहले भी, आंचलिकता की बात, लेकिन इसमें जिस तरह से नए तरीके से रेणु जी ने महिला आंचल में ग्रामीण जनजीवन को रखा है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये या तो वही समझेगा जो एक लेखक है, कहते हैं घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, या तो जो एक लेखक है वो समझेगा, या तो वही समझेगा जो ऑलरेडी साहित्य को बहुत करीबी से समझ रहा है।
और मैला आंचल जैसा अभी तक भी उपन्यास कोई लिखा नहीं गया है। आप उसको 1 से 2 बार पढ़िए, उसकी शब्दावली को, जिस तरह से जीवंत शब्दों का वर्णन लेखक ने किया, ऐसा नहीं कुछ भी काटा-पाटी, इधर से उधर, उधर छोड़ा उधर। बहुत बेहतरीन ग्रामीण जनजीवन को के एक-एक मुद्दे को, एक-एक व्यवहार को, जिस तरह गाँव के लोग रहते हैं, आंचलिकता का मतलब ही है वहाँ की संस्कृति, वहाँ का उनकी दिनचर्या, सब कुछ को अपने मतलब कलम से उन्होंने उकेरा है। ठीक है, तो ऑप्शन में है परीक्षा गुरु, ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा, शिखर एक जीवनी, जिंदगी नामा, इसमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तो महिला आंचल के लिए बात हो रही है ना, इनमें से कोई नहीं। बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई यदि ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब फिर होगा कौन, मतलब ऐसा है कि प्रश्न में यदि नहीं है तो फिर होगा कौन, ये भी तो बता दो। निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध बाणभट्ट की आत्मकथा से नहीं है? चारुस्मिता, सुचारिता, अघोर भैरव, विग्रह वर्मा, कुमार कृष्णवर्धन। ये पात्रों को एक जगह पे रखने का जो मेरा मोटिव था, आपको बताना था कि कोई भी मेरे कोर्स में यदि बहुत वीक व्यक्ति आ रहा है तो प्रश्नों पर जाए, पात्र संबंध रख दिए। आपको पता है फुलिया महिला आंचल की पात्र है, महिला आंचल किसकी पात्र है? फुलिया, मंगला देवी, कमला, कमली, जो भी आप उसको मानते हैं, आभा रानी, ठीक है, एकरम पियरिया भी पात्र है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है कि ये बाणभट्ट की आत्मकथा का नहीं है। केवल ये नहीं बताना था कि फुलिया को बताना था कि नहीं है, आप ढूंढो, ये भी बताना था कि बता दो कि ये पूरे पात्र जो है वो बाणभट्ट की आत्मकथा के हैं, आपको रटा होना चाहिए। लेखक ने किस उपन्यास की भूमिका में लिखा है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियों और उनके दामन में छिपी है कदम में कितना की बचे। ये मेरी यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था, ये देखो फिर से आ गया ना, यहाँ पे वही सेम प्रश्न है, ओल्ड पेपर था, इनमें से कोई नहीं होगा, बता दो मैं। इसका करेक्ट आंसर वही होगा, धरती धन अपना, जगदीश चंद्र, ठीक है। मैला आंचल में ऐसा लिखते हैं पर नहीं, मैला आंचल नहीं है वो, उसमें है सूल भी है, फूल भी है, दामन भी है, गुलाब भी है, ठीक है, पूरा काट दीजिए। राग दरबारी में ऐसा कुछ नहीं है लेकिन थोड़ा हटके है, वो मैं भूमिका में बताऊंगी आपको। जो नहीं है सो नहीं, फटाफट क्रॉस लगाओ, ठीक है। तमस उपन्यास के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। तमस कुल 5 दिनों की कहानी के लेकर बुना गया उपन्यास है। फिर तमस की कहानी 2 प्रमुख चरित्रों मुराद अली और नत्थू चमार की वार्तालाप से शुरू होती है। तमस को 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यह उपन्यास भारत पाक विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। आपको पता है तमस को 78 में नहीं बल्कि 79 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। फिर से 156 नंबर क्वेश्चन है, असत्य कथन का चयन करना है। आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया एक बहुचर्चित कालजयी एवं मन्नू भंडारी का तीसरा स्वतंत्र उपन्यास है। अब यहाँ पे देखना कितना शानदार मैंने बनाया यार, आप तो पता नहीं शब्दों पर जाते हैं आप तो बड़े प्रश्न बनाने वाले पर जाइए, ठीक है, कि प्रश्न जिसने बनाया है उस पर। अब ऐसा प्रश्न आपको किसी कहीं नहीं मिलेगा, ना किसी के गाइड में मिलेगा, ना किसी टीचर के पास मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न मैंने बनाए हैं ई बुक के कॉन्सेप्ट से। पूरा ई बुक का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ले लेकर के मैंने इन प्रश्नों का टाइपिंग किया था, ठीक है। तो किसी गाइड में तो मिलेगा नहीं, अब मिलेगा तो मेरे ही ई बुक में मिलेगा। ओके, आपका बंटी का प्रकाशन 1971 में हुआ, सही है। बंटी अपने माता पिता के तलाक के कारण समस्याग्रस्त पात्र है एवं इसमें इसमें किसमें, आपका बंटी में तलाक, पुनर्विवाह का बच्चों की मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव देखा गया है। बताओ सभी कथन क्या है, आप बताओ भला, आपके कमेंट तो मैं देख ही नहीं रही हूँ। ये भाई तमस 73 में प्रकाशित होता है। मैम मैं तो खुद क्लास ले रही हूँ अभी, रिकॉर्डिंग ही दे पाऊंगी। हाँ रिकॉर्डिंग देख लीजिए, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देखिए, कुछ भी देखिए, लेकिन आप देखिए जरूर, कुछ भी देखिए, कैसे भी देखिए, बट आप देखिए जरूर, ठीक है। आपको पता है एक चीज यहाँ पर कि आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया एक बहुचर्चित उपन्यास तो है, कालजयी और मन्नू भंडारी का तीसरा नहीं बल्कि पहला स्वतंत्र उपन्यास है, ठीक है, पहला स्वतंत्र उपन्यास है, ये होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हमने कहा असत्य का चयन करो, ए ऑप्शन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि यहाँ पे मैंने तीसरा जानबूझ के लिखा। यदि आपने मेरी ई बुक पढ़ी होगी तो आपने वहां कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र झूठा का नहीं है? पंडित गिरधारी लाल, मीरदाद आपको पता है तमस उपन्यास का पात्र है भाई, बी नंबर करेक्ट है, ठीक है। असंगत का चयन करना है, नत्थु चमार निम्न वर्गीय चमार है। फिर सॉरी नत्थु निम्न वर्गीय चमार है।
मुराद अली अंग्रेजों का दलाल, सुअर षड्यंत्र का रचयिता है। ये पेपर आपके ओल्ड पेपर का पैटर्न है। इस पैटर्न के पेपर आए हुए हैं, इसलिए मैंने ऐसे बनाए हुए हैं। ठीक है। बख्शी जी कौन है? अंग्रेज अफसर हैं, शहर का डिप्टी कमिश्नर है। रामदास कौन है? मास्टर रामदास अंग्रेज कमेटी, कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता है। जर्नैल सिंह कौन है? कांग्रेस का ईमानदार कार्यकर्ता है। अब आप लगा दो उत्तर। आपको पता है यहाँ पे बख्शी जी अंग्रेज अफसर नहीं होता, कौन सा? रिचर्ड होते हैं। ठीक है, रिचर्ड, लीजा के पति रिचर्ड। हाँ, बताना है। 159 पेज पे हूँ। जिंदगी नामा उपन्यास के संबंध में आपको सत्य कथन का चयन करना है। थोड़ा सा मैं पानी पीना चाहूंगी। ए बिट्टू, ए बिट्टू, छोटू बिट्टू, सुनो थोड़ा सा, कोई भी मुझे पानी दे दो, प्यास बहुत लगी है। पानी ला दे बेटा थोड़ा सा। कल व्रत था ना, तो आज थोड़ा सा एनर्जी, अभी एनर्जी कम है पर ये काम करना पड़ेगा, पढ़ाना तो मुझे पड़ेगा। अब रुकने का टाइम नहीं है दोस्तों, रुकने का टाइम नहीं है, थकने का टाइम भी नहीं है। चलिए, पूरा 200 करवाऊंगी, इसके बाद दूसरे प्रश्न पर आऊंगी, मतलब दूसरे कॉन्सेप्ट पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इकाई 2 भी है, क्योंकि इकाई 2 से बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होती है। इकाई 2 से देखना, आपके 22 प्रश्न क्लियर करूंगी। ई बुक का मैं इकाई 2 से आपके 20 से 22 प्रश्न में क्लियर करूंगी। आप कहीं पे लिख लो मेरी बात को, सब आपकी ई बुक से आएगा। पानी मंगा रही हूँ बेटा। क्या करते हैं? गेहूं नहीं डालेंगे, और गेहूं मत डालना। तब आरो चला, चालू कर जा रू ना, चालू करो तब ना आरू चली। अब बिट्टू के नवतपा लग गए बेटा, स्कूलों वाले ज्यादा अत्याचार करे हैं। नवतपा लग गए, इतना इतने तपता है, बच्चे कैसे स्कूल जाए? और स्कूल मेरे बेटियों की स्कूल लग रही है। तो हम देखते हैं जिंदगी नामा उपन्यास के संबंध में। 159 नंबर क्वेश्चन पे हूँ। यह उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास को 82 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को 2012 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यह कांचलिक उपन्यास है, जिसमें लाहौर में रहने वाले लोगों के जीवन, जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। इसके भाग दो प्रकाशित, दो मतलब इसका 2 भाग प्रकाशित हुआ, जहां पहला भाग जिंदा रुख के नाम से, दूसरा भाग जिंदगी नामा के नाम से। यार कितना अच्छा प्रश्न है भाई। ये इसको मैं आज शॉर्ट में डालूंगी, अभी मैं इसको नहीं समझाती आपको, इसको मैं आज शॉर्ट में डालूंगी। आप बात को पकड़ पा रहे हो? 5 कथन में सिर्फ 1 कथन सत्य है, तो जितने असत्य हैं वो असत्य क्यों हैं, बताओ मेरे को। इसको एक्सप्लेन नहीं करती मैं। चलो, इसमें एक ही सत्य है कि यह प्रकाशित हुआ था कब? जिंदगी नामा 1979 में। बाकी 4 के चारों ऑप्शन गलत हैं, तो मैंने गलत बनाया तो क्यों बनाया, तो आप कितने लोग बताओगे गलत पकड़ पाए? मैम, आपकी बुक से ही क्वेश्चन आएगा, मुझे विश्वास है। ये अभी बताइए कि मैंने जो 4 ऑप्शन गलत रखे हैं, वो गलत मैंने क्यों रखे हैं? क्या उन गलत प्रश्नों का आप समझ पा रहे हो मैंने क्यों रखे? इजाजत दूध ले लो, दूध वाले आ गए हैं। ठीक है, चलो देख लो, बता देती हूँ। नहीं, आज शॉर्ट्स बनाऊंगी, इसका शॉर्ट बनाऊंगी, नहीं बताती हुई। आप बताओ, तो पता नहीं आप देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, बता ही देती हूँ, क्या पता आप देख पाए ना देख पाए। चलिए फिर शॉर्ट वर्क बनाऊंगी। मैंने कहा कि आपको जिंदगी नामा उपन्यास के बारे में आपको सत्य बताना है। जहां मैंने 1 कथन सत्य रखा, पहला ऑप्शन, बाकी सत्य रखा। तो इस उपन्यास को कब पुरस्कार मिला था? 1982 में नहीं, बल्कि 1983 में। दूध है, लोग दादी बुला रही हैं। इस उपन्यास को 1982 में नहीं, 83 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर दूसरा है, जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को 12 में नहीं, बल्कि 17 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 2017 में, 12 में नहीं। फिर यह कांचलिक उपन्यास है, इसमें लाहौर नहीं बल्कि पंजाब में रहने वाले लोगों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। आप लिख लो, पंजाब में रहने वाले लोगों का यथार्थ चित्रण है। इसके 2 भाग प्रकाशित होते हैं, यह बात तो सत्य है, लेकिन इसका पहला भाग जिंदगी नामा के नाम से
और इसका दूसरा भाग जो है जिंदा रुख नाम से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट। यदि कॉन्सेप्ट आपने ढंग से पढ़ा है तो आप उत्तर लगा पाएंगे, सभी आप गलत भी पकड़ पाएंगे, तो आप गलत पकड़ेंगे। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है ना तो पहले हम गलती को पकड़ते हैं, यार भैया ये एनटीए ने गलती कहाँ पे की है, किस ऑप्शन पे गलत है, तो हम जाके पहले उस ऑप्शन को क्रॉस लगाते हैं, एलिमिनेट करते हैं और राइट आंसर हम खुद निकाल लेते हैं। उपन्यास की विशेषताओं पर है बताना है कि मतलब मैंने विशेषताएं लिखी है, बताना है किस उपन्यास के बारे में है। किस उपन्यास में प्रेम कथाओं, लोहड़ी, ईद, दशहरा, बैसाखी आदि का चित्रण मिलता है। लेखिका ने अपनी लेखनी से लोगों की जीवन शैली को जीवंत रूप दे दिया है। वाह क्या बात है, कितना सुंदर विषय है ना कि लेखिका ने अपनी लेखनी से लोगों की जीवनी को जीवंत रूप दे दिया है। यही तो एक उपन्यासकार की पहचान है, यही एक लेखक की पहचान है। तत्कालीन समाज की कुरीतियों को इंगित किया है, जैसे लड़के के जन्म की खुशी। ठीक है, मतलब तत्कालीन समाज की कुरीतियों को इंगित किया है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से समाज में आज भी रूढ़ियां कुरीतियां देखने को मिलती हैं। जैसे लड़के के जन्म में खुशी, लड़की के जन्म होने पर मतलब कि थोड़ा सा व्यवस्था दिखाना। ठीक है, इसमें न नायक है, न खलनायक है, न ही नायिका, केवल लोगों की बातें की गई हैं। तो कहाँ से है, जिंदगी नामा उपन्यास के लिए। निम्नलिखित में से असंगत बताना है। शिखर एक जीवनी 1941 से प्रकाशित है, बाण भट्ट की आत्मकथा 46 से प्रकाशित है, गोदान 1936 में। परीक्षा गुरु कब प्रकाशित है बता दो भैया, 80 में प्रकाशित नहीं है, आप लिखो कब प्रकाशित है, 1982 में। निम्नलिखित कथन किस उपन्यास के संबंध में है। इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा जाता है। डॉक्टर गोपाल राय ने इस उपन्यास को जिंदगी का पहला उपन्यास माना। देखो, इस उपन्यास को हिंदी का प्रथम उपन्यास कहा गया, पहली बात। फिर डॉक्टर गोपाल राय ने भी हिंदी का पहला उपन्यास इसको माना। यह उपन्यास अपने कथ्य में सामाजिकता और यथार्थ प्रस्तुत करता है। बाल विवाह, बंटवारा, स्त्री शिक्षा, बहूओं की समस्याएं, विवाह और गैर जरूरी खर्च का इस उपन्यास में महत्वपूर्ण स्थान है। देवरानी जेठानी की कहानी। राग दरबारी उपन्यास में व्यंग किया गया है किस पर, शिक्षा व्यवस्था पर। ए नंबर करेक्ट है। मजदूरों पर, उच्च वर्ग पर, समाज के हर वर्ग पर शिक्षा व्यवस्था पर प्रॉपर व्यंग किया गया है। मालती बाहर से तितली, भीतर से मधुमक्खी है। कथन प्रेमचंद ने कहकर क्या व्यंजित किया है कि मालती आकर्षक है। बी ऑप्शन, मालती का बाहरी रूप रंग आकर्षक है और अंदर से वह बड़ी भली महिला है। सी ऑप्शन, मालती पुरुषों को अपने रूप जाल में फंसाती है। या फिर डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट है कि मालती का बाहरी रूप रंग आकर्षक है और अंदर से वह बड़ी भली महिला है। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित में से असंगत का चयन करना है कि जिंदगी ना, देखो कितना एक भी ऐसा पैटर्न नहीं है जो कि मैंने छोड़ा हो पेपर के लिए। ऐसा एक भी पैटर्न आपके इसमें नहीं है। जो लोग क्लास नहीं देख रहे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, बहुत बड़ी भूल आप कर रहे हैं यदि आप क्लास को पूरी नहीं देख रहे हैं और कहीं पे ऐसे आप एक जगह पे लिख लो। यदि आपने थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक दो बार आपने पेपर दिया है और नहीं निकला है, और प्रश्न प्रश्न पढ़ के आप परीक्षा क्वालिफाई करोगे। सिर्फ प्रश्न पढ़ करके आप कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ना छोड़ दीजिए, अभी भी कह रही छोड़ दीजिए। लेकिन मेरे जितने बनाए प्रश्न हैं, 800 प्रश्न मैंने जो बनाए हैं यूनिट वाइज, वो आपको करना है। ठीक है, 100 प्रश्न मैंने यूनिट वाइज जो किए हैं, 100 प्रश्न यूनिट वाइज हैं। क्योंकि जो रिपीट प्रश्न हुए ना, उनको मैंने रिपीट नहीं रखे हैं। जो एनटीए ने डिलीट मारे, उस प्रश्न को मैंने टाइप नहीं किया, क्योंकि एनटीए ने डिलीट मारा, इसलिए एनटीए के लिए वो कोई इस प्रश्न का वैल्यू नहीं था। ठीक है, तो कई चीजें ऐसा है कि अच्छा क्लास का नोटिफिकेशन, अच्छा नोटिस नहीं पता चलता ग्रुप में, इसलिए बोल देती हूँ। ग्रुप में आप नहीं हैं आप लोग क्या? अच्छा हाँ, आप तो ग्रुप में डाल दूंगी अब से, मैं प्रश्नोत्तरी वाले ग्रुप में डालूंगी। ठीक है, ग्रुप में डाल दिया करूंगी कितने बजे क्लास है। अच्छा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप लोग नहीं हैं, वो थोड़ा सा हाँ उसमें नहीं है। मैं एप्लीकेशन वाले ग्रुप में आपको डाल दिया करूंगी। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो मैंने छोड़ा हो। देखो, मैंने कहा कि असंगत बताओ कि जिंदगी नामा आत्मकथा परक उपन्यास है। ये मानस का हंस जीवनी परक उपन्यास है। क्यों? क्योंकि तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। फिर आपका बंटी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। और तमस हिंदू मुस्लिम की सहानुभूति पर आधारित उपन्यास है। या सभी कथन संगत है। यार कितना सुंदर दिया गया है। आपको पता है हिंदू तमस जो है हिंदू मुस्लिम की सहानुभूति नहीं, बल्कि सांप्रदायिकता पर आधारित है। ठीक है, सांप्रदायिकता पर आधारित है। यदि ये ऐसा है तो उसका क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे सहानुभूति पर आधारित है, यदि नहीं है तो फिर किस पर आधारित है? सांप्रदायिकता पर आधारित है। डी ऑप्शन आपका संगत है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। नारी देव मंदिर की भांति पवित्र है, ऐसा बाण भट्ट कहते हैं।
मानव देह देह केवल दंड भोगने के लिए बनी है, आर्य ऐसा सुचारिता कहती है। अच्छा, बनी है आर्य, मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है आर्य, सुचारिता कहती है। आप अंधकार को दूर करना चाहें तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दें, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा दें। शेखर का राघवन से कथन है, सभी कथन सत्य। पूरा ई बुक का प्रश्न है, पूरा ई बुक का है यार, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से? चलो आप उत्तर बताओ पहले, अब नहीं बोलूंगी। उत्तर बताइए क्या हुआ करेक्ट आंसर। पूरा ई बुक का, ई बुक मैंने बनाई है ओल्ड पेपर के पैटर्न पर है, ओल्ड पेपर के पैटर्न पे ई बुक बनाई मैंने, और पूरा मैंने बना दिया ये प्रश्नोत्तरी बुक बना दिया। अब 2 पुस्तक के अलावा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हो सके तो टाइम लगे तो हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास, हिंदी निबंध एक बार पढ़ लो, बस हो गया। उपन्यासों में भूमिका पढ़ लो, और जितना मैंने ऐड किया ई बुक में वो पढ़ लीजिए बस। उत्तर बोलो क्या है, चलो उत्तर बोलो आप, अपनी कॉपी किताब खोल के बैठो आप, ठीक है। क्या है यहाँ पे सी ऑप्शन, कि आप अंधकार दूर करना चाहें तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दें, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधकार पर मिटा दें। ये शेखर एक जीवनी की भूमिका से है, लेखक ने खुद भूमिका से कहा है, अजय जी ने। राघवन से ऐसी कोई वार्तालाप नहीं करते हैं, ठीक है, भूमिका में लिखते हैं। कितनी अच्छी बात लिखी है, आप अंधकार को दूर करना चाहें तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दें, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा दें। आपको परीक्षा क्वालिफाई करना है तो यही कर सकते हैं कि अपनी मेहनत को 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे पढ़ाई होगी और एग्जाम क्वालिफाई होगा, नहीं, ठीक है, पढ़ने पर ही मिलेगा। कितना अच्छा भाव लिखा गया है। बताना है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 167 नंबर है कि शेखर एक जीवन, देखो मैं यदि ये चीजें मैं यूट्यूब पर डालती क्लास तो सिंपल सिंपल पढ़ा देती, मतलब इतना मोटिवेशन देने की मेरे को आवश्यकता नहीं पड़ती, जितना मतलब एक एक प्रश्न पे मुझे बोलना पड़ता है। एक एक प्रश्न पे मोटिवेट कर रही हूँ, ये देखो ऐसे प्रश्न है, ये देखो ऐसे है, इसको इस तरह से पढ़ाई करो। तो होता ना, घर में कोई गार्जियन बैठा के बताता है बेटा ऐसे पढ़ लो, बेटा टाइम है पढ़ लो, अभी कर लो, तब भी, ठीक है। तो एक यूट्यूब पे होता तो ये क्लास फिनिश हो चुकी होती। देखो यहाँ पे कितना हुआ, 40 मिनट, यहाँ पर 40 मिनट 44 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, और आज मैं वीडियो यहाँ भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, देखो ना। तो यहाँ पर 1 घंटे 2 मिनट 22 सेकंड हुआ, ये क्या बात हुई। यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ तो केवल 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई, कैमरे पे रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 1 घंटे 2 मिनट 36 सेकंड हो गया है। बाप रे, ये क्या लॉजिक है भाई, ये तो गजब का लॉजिक है आज। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी मेरे को सीखने को मिला कि यहाँ पर आप यहाँ पर एप्लीकेशन में है तो ये एप्लीकेशन का टाइम चल रहा है, ये मोबाइल का गूगल का टाइम है, रियल टाइम यहाँ पे चल रहा है मोबाइल पर, वो ऐप का टाइम चल रहा है। बट ऐप भी तो गूगल से ही है, ऐप भी तो गूगल का ही है बिहार। ये पीडीएफ पे चल रहा है, ये कैमरे पे चल रहा है, मतलब ये फ्रंट कैमरा है, ये पीडीएफ। चलो कोई बात, सामने पुस्तक होती है मेरे, क्योंकि ये पुस्तक मुझे, जब मेरी बनाई पुस्तक मेरे हाथ में होती है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि मैं जब जो चीजें दिखती हूँ जहाँ पे छोटी मोटी त्रुटियां हैं टाइप में, उसको सुधार लेती हूँ पढ़ाते पढ़ाते, और कुछ बड़ी अच्छी चीजें बता भी देती हूँ। चलिए प्रश्न पर आते। मैम हो सकता है कुछ टेक्निकल गूगल टाइमर सेटर होगा। आहा हा हा हा, बात सही है, मोबाइल वाला टाइम गड़बड़ नहीं हो सकता भाई, देखो ये गूगल वाला टाइम गड़बड़ है, मतलब कि एप्लीकेशन का। चलो बिहार हाल, आते हैं अगले प्रश्न पर। 170 नंबर पे, शेखर एक जीवनी की पात्र शांति है, देवरानी ठानी कहानी की पात्र पार्वती है, बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र प्रियमवदा है, मुराद अली का पात्र झूठा सच जो है, झूठा सच का पात्र मुराद अली है। आपको पता है प्रियमवदा जो है वो किसकी पात्र है, परीक्षा गुरु की, ठीक है, बाणभट्ट की नहीं है। हमें प्रश्न क्या कह रहा है कि बता दो, असंगत बता दो भाई, असंगत बता दो। ओहो, नत्थु चमार मुराद अली तमस के पात्र हैं, है ना, हमें पकड़ा। तो सी डी यहाँ पे असंगत है, 2 ऑप्शन करेक्ट है, सी डी असंगत है। चलिए अगला है,
बताना है राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कस्बा नुमाइश गांव शिवपालगंज की कहानी है। उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ की आकर्षक नारों के बावजूद यहाँ पे टाइप मिस्टेक है, बावजूद रही कथन। ये तो श्रीलाल शुक्ल का है भूमिका से। असत्य कथन का चयन करना है। प्रश्न है कि मानस का हंस वर्ष 1972 में प्रकाशित हुआ था। यह 31 खंडों में विभक्त है। इस काशी में तुलसी मेघा भगत पर मोहित होते हैं। संपूर्ण उपन्यास में विक्रमपुर अयोध्या काशी के परिवेश को चित्रित किया गया है। तो आपको पता है काशी में तुलसी मेघा भगत में नहीं बल्कि मोहिनी बाई पर आसक्त होते हैं। ठीक है, मोहिनी बाई एक पात्र है। चलिए आगे बढ़े। 70 नंबर प्रश्न है 71। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नैन में किसके जीवन का चित्रण है? तो खंजन नैन में सूरदास के जीवन का चित्रण है। ये आपका सब वॉल पेपर है। 12, 13, 14, 15, 16, 17 सब 12, 13, 14, 15, 16, 17 के कॉन्सेप्ट हैं भैया। ये पूरे कॉन्सेप्ट हैं। विश्वविद्यालय पर ये ओल्ड पेपर है। 12, 13, 15, 15 का होगा। विश्वविद्यालय परिसर के जीवन पर लिखा गया उपन्यास घरौंदा है। देखिए ओल्ड पेपर है। कृष्णा शोभती की वह औपन्यासिक कृति जिसे व्यास सम्मान मिला वो समय सरगम है। कब प्रकाशित होती है? 2000 में। ठीक है, आप सूरजमुखी अंधेरे के लिख लो कि 1972 में प्रकाशित होती है क्योंकि इसका कई बार आ चुका है। दिलो दानस कब प्रकाशित हुआ है? 93 में। जिंदगी नाम है 79 में। तो ये लिख लो क्योंकि कृष्णा शोभती की रचना हमारे पाठ्यक्रम में लगी है, तो याद रखना। अजय ने अपने किस उपन्यास को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है? तो नदी के द्वीप, ये ऑप्शन करेक्ट है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को किस आलोचक ने प्रेम ग्रंथ सिद्ध किया है? तो नामवर सिंह ने कहा है। आचार्य शुक्ल मत लगा दीजिएगा, शुक्ल ऑप्शन में है। निम्नलिखित उपन्यासों का उनके विषयों के साथ असंगत बताना है। नाच्यो बहुत गोपाल कृष्ण कथा पर आधारित है। सूरज का सातवां घोड़ा इलाहाबाद के परिवेश पर आधारित है। गली आगे मुड़ती है वाराणसी के शैक्षिक परिवार पर आधारित है। यह सभी चीजें संगत है। तो बता दो नाच्यो बहुत गोपाल कृष्ण कथा पर नहीं बल्कि दलित जीवन पर आधारित है। ठीक है, दलितों पर आधारित है। ये ऑप्शन यहाँ पे आपका असंगत है। अगला है बंबई के बरसोवा मछुआरों की जिंदगी का चित्रण किसमें है? सागर, लहरें और मनुष्य, उदयशंकर भट्ट की रचनाएं हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सब ओल्ड पेपर है। अब सब ओल्ड पेपर है, मैंने कुछ नहीं रखा अपने से दोस्तों। यहाँ पे भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का क्रम लगाना है तो भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए। 34 चित्रलेखा 1934। टेढ़े मुढ़े रास्ते लिख लो 46 में। भूले बिसरे चित्र आपका क्या है? 1959 में। और 62 में है सामर्थ्य और सीमा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये फिर से ओल्ड पैटर्न आ गया, फिर से पूरा ओल्ड पेपर है पूरा। वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय 1972। नूतन ब्रह्मचारी सॉरी 1872। ये 1886 बालकृष्ण भट्ट की रचना है। श्यामा स्वप्न 90 में प्रकाशित, 90 नहीं याद नहीं आ रहा, ठाकुर जगमोहन सिंह का है। और आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता का है 1904 में। इस बार भी पेपर में आया हुआ था। तो आरंभिक उपन्यास तो आएंगे। बताना है महिला उपन्यासकारों में आपको असंगत चयन करना है। ममता कालिया ने लिखा बेघर उपन्यास। आप एक काम करो, बेघर का प्रकाशन वर्ष लिख लो। सभी महिला उपन्यासकार हैं, एक जगह पे मैंने रख दिया था ताकि आपका डाउट क्लियर रहे कि बेघर का प्रकाशित हुआ 1971 में। मृदुला गर्ग ने लिखा चितकोबरा का प्रकाशित हुआ 79 में। फिर कठ गुलाब चित्रा मुदगल, तो ध्यान रखना, अभी बताती हूँ, आगे बताती हूँ कठ गुलाब चित्रा मुदगल का। फिर नाश्ता शर्मा ने लिखा ठीकरे की मगनी। प्रभा केतान ने लिखा तालाबंदी। उषा प्रियमदा ने लिखा शेष यात्रा। शेष यात्रा का प्रकाशन वर्ष आप लिख लो 1984। तालाबंदी का आप लिख लो 91। ठीकरे की मगनी का लिख लो 89। नाश्ता शर्मा का है। अब आप चलो पकड़ो यहाँ पे कि ये जो कठ गुलाब है ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है। ठीक है, चित्रा मुदगल के उपन्यास का क्या नाम है? 7 नदियां एक समुंदर और नहीं सॉरी, एक जमीन अपनी और आवा। चित्रा मुदगल का आवा उपन्यास बहुत बार पेपर में आया हुआ है, बहुत बार आया है, बहुत अच्छा उपन्यास है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे डिसकरेक्ट है, मतलब करेक्ट नहीं है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संगत कथन का चयन करना है। ऋण संगत है, एक ही संगत है, ध्यान रखना। रेणु ने लिखा बलशनामा, गली आगे मुड़ती है शिव प्रशासी ने लिखा। खंजन नयन रांगे राघव ने लिखा। लकीमा की आंखें अमृतलाल नागर ने लिखा। आपको पता है लकीमा की आंखें अमृतलाल नागर की नहीं है।
फिर खंजन नयन तो अमृतलाल नागर ने लिखा, रांगे राघव ने नहीं लिखा, ये भी गलत है। गली आगे मूर्ति, ये भी गलत है। बलशनामा रेणु जी का उपन्यास है, सिर्फ ए नंबर संगत है। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्रम लगा दो भैया। सब किसकी है ये, अलग अलग उपन्यासकारों के उपन्यास हैं। मुर्दों का टीला 48 में प्रकाशित था मेरे ख्याल से। फिर शतरंज के मोहरे, मुर्दों का टीला, वैशाल दिन गर्भवतु या राहन रुकी, ये सभी किसके हैं, विवेकी रॉय के उपन्यास हैं। आप जाके देख लेना एक बार, सब विवेकी रॉय के उपन्यास हैं। चलो आगे बढ़े। कौन सा उपन्यास शीलाचंद्र जोशी का नहीं है, तट के बंधन नहीं, क्योंकि तट के बंधन जो है वो किसका उपन्यास है, विष्णु प्रभाकर का। आप लिख लो, लीलाचंद्र जोशी का उपन्यास। सन्यासी का प्रकाशित हुआ 40 में, पर्दे की रानी का प्रकाशित हुआ 42 में, जहाज का पंखी का प्रकाशित हुआ 54 में, तट के बंधन 55 में प्रकाशित है, विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। कृष्ण सोबती की वह उपन्यासिक कृति जिसे व्यास सम्मान मिला, फिर से आ गया समय सरगम। फिर हिंदी उपन्यासों की संरचना का मूल आधार क्या रहा है, तो बता दूं, करेक्ट है अंग्रेजी उपन्यास। पश्चिमी सभ्यता के उपन्यास करेक्ट हो गए। कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है, मुठभेड़। हिंदी के प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार और उनकी आंचलिकता को संगत करना है। रांगे राघव ने लिखा कब तक करूं, रामदास ने पानी के प्राचीर, अमृतलाल ने रथ के पहिए, उदय शंकर ने शेष पर अशेष, लोक परलोक, सागर लहरें और मनुष्य। ठीक है, आपको पता है अमृतलाल नागर ने रथ के पहिए नहीं लिखे, देवेंद्र सत्यार्थी ने रथ के पहिए लिखे, ध्यान रखना। रांगे राघव कब तक पुकारूं, महात्मा गांधी के नहीं, महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित है। कब प्रकाशित हुआ, 57 में। प्राणी के प्राचीर कब प्रकाशित हुआ, 61 में। रथ के पहिए कब प्रकाशित हुआ, 53 में, देवेंद्र सत्यार्थी का है। फिर इसके बाद ये तो कई बार आ चुका, शेष अशेष 60 में, लोक परलोक 58 में, और एक और इनका है सागर लहरी और मनुष्य, इंपॉर्टेंट है, 1956 में प्रकाशित है। नए मोड़ किसका उपन्यास है, उदय शंकर का ही है, उदय शंकर भट्ट का। लिख लो यहाँ पे उदय शंकर भट्ट, नए मोड़। ठीक है, 1954 में प्रकाशित है ये। कौन सा उपन्यास गिरिराज किशोर का नहीं है, आपको पता, रात का रिपोर्ट है, गिरिराज का नहीं है। ठीक है, लिख लो, जुगलबंदी का प्रकाशित हुआ 73 में, पहला गिरमिटिया का प्रकाशित हुआ 99 में, और तीसरे का प्रकाशित हुआ 84 में। सोचो इसका एक्सप्लेन लिख दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये तो फिर वो हो जाएगी ना, क्या नाम है उसका, उस उपन्यास का, अरे यार पैर दुख रहा है। उस उपन्यास का क्या नाम है, और सॉरी उस पुस्तक का क्या नाम है, अरे क्या बोलते हैं, यूथ कंपटीशन हो जाएगी फिर ये। पर यूथ कंपटीशन में ऐसा नहीं दिया है, उसमें तो वो दिया है पूरा 100 प्रश्नों का संकलन, मतलब क्रम से नहीं दिया ना, यूनिट वाइज उसमें। ठीक है, अब बताओ किसको किसको लग रहा है कि हम पेपर निकाल लेंगे। कौन सा उपन्यास मंडो भंडारी राजेंद्र यादव के सहलेखन में लिखा गया, यानी मिलकर लिखा है, तो 1 इंच मुस्कान। ठीक है, विश्वविद्यालय के परिसर पर आधारित उपन्यास है, कौन सा, खरौंदा भी पढ़ी हूँ, ओल्ड पेपर है, सब ओल्ड पेपर है, सब 12, 13, 14, 16, 15 के सब पेपर है। निराला जी ने अपने किस उपन्यास को ऐतिहासिक रोमांच की संज्ञा दी, तो अलका, बी ऑप्शन करेक्ट है। हिंदी का पहला उपन्यास जिसमें कथा या उद्देश्य की तुलना में चरित्र चित्रण को अधिक प्राथमिकता दी गई थी, तो वह निरंजन कहानी। ठीक है, ये सी नंबर। राही मासूम द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, कौन सा नहीं यार, समर शेष है, टोपी शुक्ला, कटरा भी, आटू दिले, सादा कागज। इसके ज्यादा मतलब इसमें ना जितने हैं सब वो करेक्ट आंसर ही है, कोई काक का थोड़ा गड़बड़ हुआ होगा, इसमें लगभग लगभग करेक्ट आंसर सभी के हैं, जो उत्तर में आप देखते हो ना, उत्तर में सबके करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो राही मासूम उपन्यास में कौन सा, समर शेष है। ऑप्शन में सही होंगे, जाके देख लेना। गोपाल राय के अनुसार विवाह पूर्व प्रेम का अंकन किस उपन्यास में किया गया, विवाह के पूर्व प्रेम का अंकन भागवती, मेरे ख्याल से ये ओल्ड पेपर है। भागवती का प्रकाशित हुआ 77 में प्रकाशित हुआ, श्रद्धाराम की लवरी की रचना है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामिक क्रांति का चित्रण किसमें है, तो ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सूरज, यहाँ पे हो जाएगा हमारा टेराकोटा। टेराकोटा पेपर में आया हुआ प्रश्न है, टेराकोटा गर्म रख आप 2019 वाले क्वेश्चन को जाके देख लेना। काम कुंठा की शिकार स्त्री, चरित्र का चित्रण किसमें है, सूरजमुखी अंधेरे की। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला है भगवती चरण वर्मा के फिर उपन्यास को क्रम बताना। यार फिर से आ गया, क्या मैंने 34 चित्र 34 में, फिर इसके बाद मैंने बताया था टेढ़ा मेढ़े रास्ते 46 में, इसको क्या बताया था 53 में ना, 59 में, और ये कितने से 62 में था। तो चित्रलेखा 34 में और टेढ़े मेढ़े रास्ते 46 में, भूले बिसरे चित्र 59 में और सामर्थ्य सीमा 62 में प्रकाशित हुआ है। अंतिम प्रश्नों की ओर आगे। अमृतलाल नागर के उपन्यासों का क्रम बता दो रे भाई जल्दी से। अंतिम प्रश्न, इतना परेशान होते आप लोग, जबकि ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ ये है कि मेरे लिए आसान है क्योंकि मैंने इसको जिया है, मेरे लिए इससे चीजें आसान है। ठीक है, 47 में प्रकाशित है महाकाल, बूंद और समुद्र प्रकाशित है 56 में, मानस का हंस 72 में और खंजन नियंत्र 81 में। भीष्म साहनी के उपन्यासों का क्रम बता दो भाई। ठीक है, झरोखे यहाँ पे नहीं है ना, कड़िया। झरोखे के बाद आता है कड़िया, कड़िया 70 में, तमस 73 में, मायादास की माड़ी लिख लो 88 में, और नीलू नीलमाली नीलोफर का है 2000 में प्रकाशित है। अमृतलाल नागर कौन सा उपन्यास हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है जो लखनवी शैली में लिखी गई है? वो मानस का हंस है। तो ये रहा आपके पूरे उपन्यास कंप्लीट। यदि आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। उत्तर ऑलरेडी टाइप है। अगला जो टारगेट होगा इकाई 4 होगा। क्या इकाई 4 आपने किया है या मैं करवाऊं उससे? अब बताओ आप, चलो आपके कमेंट लेती हूँ। आप बोलिए अब क्या, अब मतलब आप बोलो कौन कौन एग्जाम निकालेंगे अगले 20 दिन पढ़ करके, मतलब मेरे साथ कितने लोग हैं जो एग्जाम निकालेंगे? यदि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो भी लिखो राधे राधे, मतलब कि उत्तर में लिखो राधे राधे, मैं मत लिखिए, राधे राधे लिखिए। 15 के क्वेश्चन है, हाँ 15 16 17 के मिक्स क्वेश्चन है सब। 15 16 17 12 11 कुछ 8 9। मेरा जितना प्रश्न होता है ओल्ड पेपर को सामने रख के ही बनाई हूँ मैं। करवाइए मैम, 4 का करवा दें। अभी कौन सा छूटा हुआ है और कौन से? रश्मि, क्या बात है, वाह वाह बढ़िया। साधना, अच्छा प्रतिभा जी, वाह बहुत सुंदर। बिंदिया, किशोर भैया, रश्मि, किरण जी, सुषमा, पुनीता, अंकिता, अरे लिखो सभी लोग लिखिए। संतोषी, वाह क्या संतोषी, वाह। हाँ पहले क्वेश्चन बुक सॉल्व करा मैम, इस बार जेआरएफ होगा आपके। अरे क्या बात है योगेश भैया, मैं तो चाहती हो जाए। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया ललिता जी। होगा होगा, इतना भी देखो कितनी बारीकी से चीजों को बता रही हूँ, बार बार हर एक प्रश्न को पढ़ाते इसमें आपको मोटिवेट भी कर रही हूँ। सुधा, अरे सुधा जेआरएफ लेना है? नेट नहीं, नेट लेके आई तो बिटाई होगी, सिर्फ जेआरएफ नहीं चाहिए, जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ नहीं चाहिए। नेट तो आपका पिछली बार ही हो जाता यदि आप थोड़ा सा लेट न हुए होते, मतलब कि परीक्षा हॉल में जाने के लिए। आपसे जेआरएफ की उम्मीद मुझे चाहिए कि मैं बता पाऊँ कि बहुत से ऐसे मित्र हैं कि जो पूरी तैयारी होने के बावजूद भी जब कम नंबरों से उनका नहीं निकला है तो मेरे पास आए हैं। वो मेरी, जैसे कि यहाँ पे सुमन है, सुमन हो आप क्या भी? अच्छा बाद में देखेगी सुमन क्लास। ठीक है, देखिए योगेश है, बहुत सुंदर तैयारी है इनकी, लेकिन ये मेरे साथ आए हैं तो इनको ये पता चला कि हम ट्यूशन को, जैसे किशोर भैया हैं, किशोर भैया की पूरी तैयारी प्रॉपर है, एक नंबर 2 नंबर से रह जाता है उनका। ठीक है, पूरी तैयारी है, वो चाहे तो ना भी रहेंगे कोर्स में तब भी चल जाएगा, बट वो कोर्स में क्यों है अभी कि उनको लगता है कि मैम के साथ रहने से चीजें बहुत क्लियर हो रही हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम पकड़ रहे हैं। मैं पूरा सत्य करवा दीजिए आपके सत्य से ही। अरे वो पूरा पैटर्न ही है एनटीए का, एनटीए का पैटर्न नहीं है तो एनटीए तो वो वहीं से उठाएगा प्रश्न। ठीक है, वो एनटीए का पैटर्न ही है। पिछली बार अरे क्या बात है, 100 नंबर था, ओहो हो किरण। चलो ठीक है, चलिए ठीक है, अब आऊंगी कितने बजे? अब आऊंगी 2:30 बजे आऊंगी, 2:30 या 3 बजे आऊंगी, और आऊंगी प्रश्नोत्तरी लेकर के। अब 3-4 दिन प्रश्न करवा ही दूं, इसके बाद कॉन्सेप्ट पे आती हूँ। ठीक है, प्रश्न करवा दूं ताकि जब प्रश्न आप सभी का, जैसे इकाई 2 का प्रश्न बहुत करवाना बेहद जरूरी, क्योंकि इकाई 2 आपको पता है कितने 68 पेज का है।
68 कहाँ, 87 पेज का है मेरे ख्याल से, 87 नहीं 89 पेज का है। तो 89 पेज को करना कम से कम आप समझ लो कि 6-7 घंटे, 6-7 घंटे नहीं, कम से कम 10 घंटे लगेंगे सॉल्व करवाने में, क्योंकि चारों ऑप्शन सॉल्व करवाना है वहां पर। जो हम इकाई 2 करेंगे उससे भी ज्यादा लगता है। इकाई 2 को लगने में मेरे ख्याल से 12 से 15 घंटा का टाइम मुझे लगेगा, क्योंकि उसका पूरा एक्सप्लेन करना है। और इकाई 2 आपको केवल मेरे ई बुक से पढ़ के जाना है, फिर आपको कोई कुछ पढ़ना ही नहीं है इकाई 2 में, क्योंकि वहां पर मैंने 2004 से लेकर के और 2024 तक के प्रश्न रखे हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 4 से लेकर 24 तक के प्रश्नों को रखना है ना। जहां जहां हम 18-19 से पढ़ रहे थे, वहां मैंने 2004 से रख दिया प्रश्नों को। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसको कम से कम 15 घंटा का टाइम मुझे लग सकता है। तो पहले इकाई 2 पर करते, क्योंकि इकाई 2 में आपके 22 से 25 प्रश्न बनते हैं। यदि मैं ये कहूँ कि इकाई जो 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, उन्हीं रचनाकार की अन्य रचनाएं भी आती हैं, तो और भी ज्यादा। जो हम कहते हैं ना कि 39 क्वेश्चन पहले बनते थे इकाई 2 से, अब नहीं बनते, अब भी बनते हैं, लेकिन उसको हम इकाई 6 में शामिल कर देते हैं कि उपन्यास का हो गया। ये तो लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु, इसलिए परीक्षा गुरु की बात वहीं बस हो रही है। लाला श्रीनिवास दास को तो प्रारंभिक उपन्यासों में भी रखा गया है इकाई 2 में। हाँ, टाइम रहेगा 2:30 से 3 बजे का, 3 बजे का रहेगा। आज थोड़ा एनर्जी लो है, भोजन पानी कुछ बना लो तो ठीक है। बढ़िया से तैयारी करो, पॉजिटिव होकर तैयारी करो, और मन एकदम मस्त, मन को अच्छा रखिए, पॉजिटिव रखिए। ठीक है, मन जितना जितना पॉजिटिव रहेगा उतना अच्छा कर पाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। उफ, तो मैंने किया क्लास को एंड अभी, और आप देख रहे होंगे कि काफी हार्ड वर्क है। अभी तो देखो कैसे पोजीशन में हूँ, फटाफट काम वगैरह फिनिश करके आ गई थी क्लास करने के लिए। ये था कि कोर्स वालों के लिए मुझे ना यूट्यूब के मंच पर आना और कोर्स वालों के साथ आना, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, यूट्यूब के मंच पे तो मैं ऐसे नहीं आ सकती ना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आप भी बताना कि आपको, आपने सुना होगा, आपके पास पीडीएफ नहीं था, यदि आपने मेरा ये बुक, ये वाली पुस्तक आपने ली होगी, तो आपको काफी अच्छा लगेगा सुनने में, और नहीं ली है तो अभी भी लीजिए। ये क्योंकि आपके लिए बनी है, दृष्टि जितनी मोटी है ये। ठीक है, बहुत मोटी पुस्तक है लेकिन बहुत अच्छी है। पर हाँ, ये है कि ये प्रश्न ना जब मेरे पैटर्न से पढ़ेंगे, आप मेरे से पढ़ेंगे, तभी आप चीजों को सही से क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इसको अपने हिसाब से ही बनाया है। कोई सोचे कि हम अब इसको अपना बना के पढ़ाएंगे, तो वो चीज नहीं आ पाएगी, वो आनंद नहीं आएगा इसमें, इसको पढ़ाने में। ना तो पढ़ने वाले क्या को आएगा, ना पढ़ाने वाले को आएगा, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत है, बहुत मेहनत मैंने इस पुस्तक पे की है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करना। हाँ, अरे यार, बड़ा दुख है, चींटियां तो खाए प्राण लेती हैं। हाँ, चलिए, ये देखिए छोटे से, कहते हैं ना, इनके होने का एहसास आप तभी महसूस करोगे जब आप सकारात्मक रहोगे इनके प्रति कि हाँ ये हैं, वरना मानो तो देव नहीं तो पाथर। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद।